नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडी के भूगोल में खगोल की एस्ट्रोनॉमी के सेक्शन भाग चार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 1 मिनट का आपसे समय लेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरंभ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी करें। स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है चैनल का नाम आरंभ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर मेंस, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन हिंदी तथा करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं और इसमें लगभग प्रतिदिन एक वीडियो हर सेगमेंट से जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास यूट्यूब चैनल को देखें और वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। तो मेरा टॉपिक है खगोलकी का आज एस्ट्रोनॉमी का भाग 4, जिसमें हमारा हेडिंग है आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है सूर्य तथा सूर्यातप यानी द सन एंड आइसोलेशन, यानी सूर्य तथा सूर्यातप से संबंधित जो भी प्रश्न पीसीएस, आईएएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसका यह एक प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, आपकी समझ और ज्ञान जनरल स्टडी के लिए बढ़ेगा। तो पहला प्रश्न का हम देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है, यह स्थिति कब आती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन दे रहा है 21 मार्च को, बी ऑप्शन दे रहा है 23 सितंबर को, सी ऑप्शन दे रहा है 4 जुलाई को और डी दे रहा है 25 दिसंबर को। तो इसमें सही होगा उत्तर आपका 4 जुलाई को सही होगा, यानी 4 जुलाई को। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दें। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच 2 ऐसी तिथियां आती हैं जब उनकी दूरी अधिक और कम होती है। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम होती है, उसी को हम लोग अपहेलियन यानी अपसौर कहते हैं। अपहेलियन याद करेंगे, इंग्लिश वर्जन भी याद कर लेंगे। और ये दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। और जो दूसरी तिथि है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी निकटतम होती है, वो है 14 करोड़ 70 लाख और ये तारीख होती है 3 जनवरी। और 3 जनवरी के दिन को हम उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन, यानी 4 जुलाई को अपहेलियन और 3 जनवरी को पेरीहेलियन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न का उत्तर 4 जुलाई सही है। ये दोनों घटनाएं जो है अपसौर और उपसौर की होती हैं। इसमें तिथि में कन्फ्यूज़न होता है। अक्सर कुछ लोग जो है जनवरी को जो है दूर और जुलाई को निकट मानते हैं, जबकि यह विपरीत है। हम आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में सूर्य तथा पृथ्वी और ऊष्मा बजट जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सूर्य से आने वाली समस्त ऊष्मा का केवल 51% ही हमारी धरती को मिलती है, बाकी जो है सब रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। और उसमें किस किस माध्यम से कितना होता है हम लाइव क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे। अभी इस क्लास में आप इतना ही देखें। तो 2 तिथियां आप याद कर लेंगे, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपहेलियन अपसौर और निकटतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख 3 जनवरी को पेरीहेलियन यानी उपसौर कही जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायमंड रिंग से तात्पर्य है। तो ए ऑप्शन चंद्रमा में ग्रहण के समय विशेष आकृति, बी सूर्य के निकलने वाली तीव्र प्रकाश किरण, सी हीरो के उत्पादन का केंद्र और डी है पूर्ण सूर्य ग्रहण एवं डी ऑप्शन दे रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश। तो दूसरे में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो चमकने वाला प्रकाश होता है उसी को हम डायमंड रिंग कहते हैं। देखिए, इसके सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। तो ये चूँकि चैप्टर का नाम ही खगोल की है,
सूर्य से संबंधित है, तो ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे, डी ऑप्शन को बिल्कुल सही करेंगे। यानी डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चारों ओर दिखने वाला जो प्रकाश है उसी को हम डायमंड रिंग कहते हैं। अगला सवाल आता है राजस्थान पीसीएस का है, सूर्य के रासायनिक संगठन में है, तो 3 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन। पहला ए हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, यानी हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5 और जो अन्य तत्व हैं वो 2.5 है। तो यानी सूर्य के रासायनिक संगठन में इन हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ अन्य तत्वों की भागीदारी है। ये राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है। देखो पहले ही प्रश्न का एक बदला हुआ रूप है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन है मार्च महीने में, बी ऑप्शन है जुलाई महीने में और सी ऑप्शन है सितंबर महीने में और डी ऑप्शन है आपका जनवरी महीने में। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होता है? मैंने बताया था 2 महीने हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी आपका जुलाई में होती है। यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो जनवरी। तो इसमें आप डी ऑप्शन सही कर देंगे, यानी जनवरी में न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख होगा और जुलाई में अधिकतम 15 करोड़ 20 लाख। इसी घटनाओं को ही उपसौर और अपसौर की घटना कही जाती है। चलिए, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है, ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है। सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है, तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरित होने से। बी ऑप्शन दे रहा है नाभिकीय विघटन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से। सी दे रहा है आपका नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं के टकराने से और डी ऑप्शन दे रहा है नाभिक में गैसों के संलयन से। तो अगर देखा जाए तो हमारा इस 5वें नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी नाभिक संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरित होने से। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, तो ए प्रकाश तरंगों के रूप में, बी प्रकाश विद्युत के रूप में, सी फोटॉन बंडलों के रूप में या डी कणों के रूप में। तो 6वें नंबर का जो प्रश्न है, 6वें नंबर में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी फोटॉन बंडलों के रूप में। चलिए, सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? ये सीडीएस का प्रश्न है। तो ए ऑप्शन है दीर्घ तरंगों के रूप में, बी ऑप्शन है लघु तरंगों के रूप में, सी ऑप्शन दे रहा है पार्थिव विकिरण के रूप में और डी दे रहा है अल्बिडो के रूप में। तो 7वें नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लघु तरंगों के रूप में। यानी सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में आती है हमारे पास? लघु तरंगों के रूप में आती है, दीर्घ तरंगों के रूप में नहीं आती है। यानी 7वें में भी प्रश्न हमारा सही है। अब 8वां प्रश्न दे रहा है कि अल्बिडो क्या है? तो अल्बिडो क्या है? सूर्य से, ए ऑप्शन दे रहा है सूर्य से विकसित प्रकाश की तीव्रता से, और सूर्य की, और बी दे रहा है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की कुल मात्रा से, और सी दे रहा है सूर्य की नाभिक संलयन की अभिक्रिया से, डी दे रहा है पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला सूर्यताप का अनुपात से। तो जो 8वां नंबर है, 8वें नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें डी सही हो रहा है, पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाले सूर्यताप का अनुपात। ठीक है, तो 9वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि आसमान में उपस्थित जलवाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैसों द्वारा अवशोषण होता है। ए ऑप्शन सूर्य की लघु तरंगों का, बी ऑप्शन सूर्य की विकिरित ऊर्जा के कुछ भाग का और सी दे रहा है ए और बी दोनों का और डी ऑप्शन दे रहा है सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों का। तो जो 9वां नंबर प्रश्न है उसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों का बिल्कुल सही है। अब 10वें प्रश्न में चलते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि कुल सूर्यातप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो देखा जाए सूर्यातप का केवल 51% भाग ही हमको मिलता है। तो इसमें हम इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे?
तो 10वां में हमारा सी सही होगा 51%। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, इसको हेलो भी कहते हैं, हेलो। तो 11 में प्रश्न ए ऑप्शन में होगा स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी पछाव कपासी मेघों में के हिम स्फटिकों में, सी पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में, और डी स्तरीय मेघों में धूल कणों में। तो 11 में सी ऑप्शन भी सही होगा, यानी पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में जो है सूर्य का जो हैलो होता है प्रभामंडल उत्पन्न होता है। चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है। ये IAS UPPCS दोनों में पूछा गया सवाल है। दोस्तों आप इस परीक्षा वाणी द्वारा संग्रहित किए गए प्रश्न बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है इसको आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप लोग कोशिश करेंगे कि इसे पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे प्रश्नों को हल करेंगे, और तभी आपको समान रूप से सभी परीक्षाओं में लाभ होगा सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। और ये भूगोल की शुरुआती टॉपिक में ही शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे भी भूगोल के प्रश्न बैंक भी आपके भारत भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल सामने रखेंगे, और इसमें ज़रूरत पड़ने पर लाइव क्लास के माध्यम से मैपिंग की भी क्लास आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं, तो 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ए ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था, बी केवल द्रव अवस्था, सी प्लाज्मा अवस्था, डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। तो 12वें में प्लाज्मा होगा, बिल्कुल सही है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ही पहले मानी जाती थी, तो चौथी अवस्था प्लाज्मा मानी जाती है। तो हम सी ऑप्शन सही कर लेते हैं। 13वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ए कार्बन चक्र में, बी ऑक्सीजन चक्र में, सी नाइट्रोजन चक्र में, और डी जल चक्र में। हालांकि सौर ऊर्जा की भूमिका कई चक्रों में महत्वपूर्ण होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा है, तो तीसरा में ए सही होगा कार्बन चक्र में। यानी सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? कार्बन चक्र में पाई जाती है। चलिए, यानी कार्बन चक्र का मतलब हुआ कि हमारे वायुमंडल में कार्बन का अवशोषण किया गया, फिर इसके बाद उसी को फिर हमारे धरती पर हमारे मंडल में भेजा गया है। तो ये कार्बन चक्र जो है सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 14वें नंबर पे चलते हैं, जो कि कथन और कारण से संबंधित दिया हुआ है। कथन क्या कह रहा है स्टेटमेंट? सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, और इसका जो रीज़न कारण दिया रहा है, कारण कह रहा है कि सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न में ए दे रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी दे रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दे रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन दे रहा है कि ए गलत है और सही है। तो ये IAS का प्रश्न है। तो आजकल सभी परीक्षाओं में लगभग कथन और कारण के प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि सोचने पे काफ़ी मजबूर कर देते हैं। अगर इसको हम बारीकी से देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को पढ़ेंगे, तो आपका ये सवाल सही हो सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और उसके कथन की व्याख्या भी है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये भी कथन और निष्कर्ष से भी कथन और कारण का प्रश्न है। ये राजस्थान PCS का प्रश्न है। इसमें दे रहा है स्टेटमेंट कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप में सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, और कारण जो दे रहा है रीजन कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगे में परिणति हो जाती है, यानी बदल जाती है। तो ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन दे रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर भी आपका ए सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए
अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत है। देखिए विटामिन डी जो इसमें ए ऑप्शन नींबू, बी सूर्य की किरण, सी संतरा और डी काजू। तो 16वें नंबर प्रश्न में सब लोगों को पता है कि आपका उत्तर कौन होगा, सूर्य की किरणें से हमें विटामिन डी मिलती है, यानी सुबह सुबह धूप सेकने से हमारे शरीर में विटामिन डी का स्रोत बढ़ता है, जिसमें नींबू संतरा इत्यादि ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। चलिए अगला सवाल हमारा जो है दे रहा है कि 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ये एनडीए का प्रश्न है। तो समान सूर्यातप को इसमें इंग्लिश वर्जन कुछ दिया है। तो ए ऑप्शन है आइसोबार, बी ऑप्शन दे रहा है आइसोहाइट, सी ऑप्शन दे रहा है आइसोहेल और डी ऑप्शन दे रहा है कार्टून्स। तो 17वें नंबर का जो प्रश्न है उसका सी ऑप्शन सही है, आइसोहेल, यानी समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखा क्या है, आइसोहेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न पर। 18वां प्रश्न कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये यूपी पीसीएस और एसएससी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। इसमें सूची 1 में दिया है कुछ सेंटेंस और बी सूची दूसरे में दिया है देशों के नाम। तो ए में देखते हैं क्या दिया है। ए में दे रहा है उगते हुए सूर्य का देश, बी दे रहा है अर्धरात्रि के सूर्य का देश, सी दे रहा है सूर्य ग्रहण और डी दे रहा है चंद्र ग्रहण। और देशों की सूची में नॉर्वे, जापान, पूर्णिमा और अमावस्या। तो अगर इसको देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का प्रश्न ये सही होगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 18वें नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन, यानी इसका मतलब है 2 1 4 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इसको मिलान करें तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण का मामला किससे संबंधित है, अमावस्या से। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा से। तो ये ऑप्शन हमारा मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 18वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, सॉरी बी ऑप्शन सही हो रहा है, बी टिक कर लेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये भी सीडीएस का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें दे रहा है कि हीलियोथेरेपी संबंधित है। सीडीएस का प्रश्न है। ए ऑप्शन सूर्य के प्रकाश यानी धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा, बी जल द्वारा रोगों की चिकित्सा, सी लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा और डी मृतिका द्वारा रोगों का इलाज। तो 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी ए ऑप्शन सही है, यानी सूर्य के द्वारा धूप स्नान को ही हीलियोथेरेपी कहा जाता है। यानी हीलियोथेरेपी क्या है, सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा को हीलियोथेरेपी कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि सूर्यातप स्थल मंडल को जलवाष्प की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है। ठीक है, जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है। तो ए जल द्रव है, बी स्थलखंड ठोस हैं, सी जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डी चट्टानें ताप के कुचालक होती हैं। तो 20वें नंबर प्रश्न में सी सही होगा कि जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए सागर और महासागर धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, और जबकि स्थल मंडल तेज़ी से गर्म और तेज़ी से ठंडे होते हैं। इसलिए ज़्यादा परिवर्तन स्थल मंडल भागों में पाया जाता है, महासागरों में नहीं। जब हम आपको महासागरीय भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला जो सवाल है हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। ये आईएएस का प्रश्न है। तो आईएएस का प्रश्न है, क्या कह रहा है, तो 2, इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि भाई अगर सूर्य का तापमान हम केवल 2 गुना बढ़ाएं तो हमारे यहाँ तापमान कितना बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन 2, बी 4, सी 8 और डी 8 गुना। तो इसमें सही जो उत्तर होगा 21 में डी सही होगा, यानी 16 गुना हमारा ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। और आपको पता है कि अधिकतम अगर मान लीजिए भी तापमान हमारा 40 डिग्री है तो उसका 16 गुना
तापमान हमारी धरती पर हो जाएगा यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए, जो अभी उसकी तापमान की अवस्था है। चलिए, तो 22वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है। देखिए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो दे रहा है कि 3.8 गुणे ए 10⁻38 अर्घ प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन दे रहा है 2.5 गुणे 10⁻38 अर्घ प्रति सेकेंड। और डी सी दे रहा है 3.8 गुणे 10⁻15 अर्घ प्रति सेकेंड। और डी ऑप्शन दे रहा है 3.8 गुणे 10⁻26 अर्घ प्रति सेकेंड। तो जो 22वें नंबर का प्रश्न है उसमें पहला ही आंसर सही होगा, यानी 3.8 गुणे 10⁻38 अर्घ प्रति सेकेंड, यानी ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की यह दर है। लेकिन ये उत्सर्जन की दर है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पृथ्वी पर प्राप्त होती है। अगर पृथ्वी पर औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऊर्जा की दर को देखा जाए तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जन की दर सूर्य से पूछ रहा है, न कि पृथ्वी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 23वें नंबर प्रश्न क्या कहता है? कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? ए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 23वें नंबर का प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रंग नारंगी हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया ही था कि सूर्य का तापमान रंग किसका सूचक होता है? तो रंग जो है ताप का सूचक होता है। तो नीला इसमें ज़्यादा तापमान को प्रदर्शित करता है। 24वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये यूपी पीसीएस और आईएएस दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 24वां क्या कह रहा है कि सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? 250 मिलियन वर्ष यानी लगभग 25 करोड़ वर्ष। इससे पहले भी सेट में हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो 25वें में ए दे रहा है प्रकाश वर्ष, दूसरा दे रहा है खगोलीय वर्ष, सी दे रहा है ब्रह्मांडीय वर्ष और डी दे रहा है नोवा। तो इसमें 24वें नंबर प्रश्न में सी सही होगा, ब्रह्मांडीय वर्ष। इसी को हम कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष। चलिए, तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है? सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा की जो परिक्रमा करता है तो वो 250 मिलियन यानी 25 करोड़ वर्ष जो अवधि लगती है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य द्वारा किया गया जो परिक्रमा है, उसी को हम ब्रह्मांड या कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। 25 नंबर है कोरोनोग्राफ। ये कोरोना से संबंधित नहीं है, ये कोरोनोग्राफ सूर्य से संबंधित है। तो कोरोनोग्राफ एक उदाहरण है जिससे मापा जाता है ए सूर्य से आने वाला विकिरण, या बी ग्रहों द्वारा प्रकाश परावर्तन, या सी अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, या डी तारों की दूरी। तो जो 25वां प्रश्न है उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी इसमें उत्तर क्या होगा? अंतरिक्ष में उठने वाला जो तूफान है उसे हम मापते हैं। यानी कोरोनोग्राफ से हम क्या मापते हैं? कोरोनोग्राफ मापता है अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान को मापता है। तो 25 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है, 26वां प्रश्न ही वही रिपीटेड है। तो उसे अल्बिडो कहते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, निहारिका कहते हैं या नोवा कहते हैं। तो 26वें नंबर प्रश्न में भी सही है, यानी कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन, यानी अंतरिक्ष में जो तूफान है उसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दो स्टेटमेंट हैं। ये आईएएस का प्रश्न है। ये दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु क्षति निर्धारित करती है। और दूसरा दे रहा है बुध का अल्बिडो पृथ्वी के अल्बिडो से बहुत अधिक है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? अगर देखा जाए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न तो एक सही है न तो दो सही है। क्यों? क्योंकि
किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु क्षति निर्धारित नहीं करती है, वो किनारा किनारा दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो ए अश्विन, बी पूषण, सी इंद्र और डी अरण्यनी। तो 28वें नंबर प्रश्न में जो है ए सही होगा, अश्विन कहा जाता है। यानी वैदिक देवता जो सूर्य के साथ संबंधित है वो कौन है? अश्विन कहा जाता है। ये सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। 29वां और अंतिम प्रश्न कह रहा है तड़ित चालक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। यह एसएससी का प्रश्न है। ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी जिंक। तो 29वें नंबर प्रश्न में सही होगा, कॉपर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोग सामान्य रूप से देखते होंगे कि बरसात मानसून काल में कई जगह पे बिजली, बादल का फटना और बिजली, भारी मात्रा में बिजली जो है कड़कती है और क्षति पहुंचाती है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर वगैरह में ये कॉपर का जो है तड़ित चालक लगाया जाता है ताकि विद्युत का प्रवाह उस बिल्डिंग और छत और उस टावर पे ना पड़े, वह धरती के अंदर चली जाए। तो तड़ित चालक याद रखिएगा कॉपर के तारों से बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने आज आपके सामने खगोलिकी के चौथे सेगमेंट को आपके सामने रखा, जिसमें सूर्य और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं हमने रखा, और लगभग 29 प्रश्नों का यह एक प्रश्न बैंक है। आप लोगों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये लगभग IAS, PCS, RO, ARO, समीक्षा अधिकारी, UPSI, SSC, रेलवे, लेखपाल, तमाम जो भी वनडे या सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं समान रूप से NDA, CDS सब जगह आपको समान रूप से लाभ पहुंचाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोरोना काल में घर बैठे ऑनलाइन YouTube माध्यम से अपनी क्लास करें, अपने ज्ञान का वर्धन करें। और नमस्कार, धन्यवाद।